प्राग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी सीरीज के अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ना सिर्फ एमपीपीएससी प्री और मेंस के, उसके अलावा वन डे एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी एमसीक्यूज के रूप में कई बार कुछ टॉपिक पेपर में आपसे पूछा जाता रहा है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या? संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो शब्द समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, संशोधन और बिल यानी कि विधेयक। दोस्तों, विधेयक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि विधेयक किसी भी एक्ट यानी कि कानून का प्रारंभिक स्वरूप होता है जिसको संसद में पेश किया जाता है, यानी कि कानून का वह स्वरूप जो संसद में पेश किया जाता है और संसद में पास होने के बाद विधेयक क्या कहलाता है? आपका एक्ट कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? तो किसी भी कानून या अधिनियम का एक्ट का प्रारंभिक स्वरूप क्या कहलाता है? विधेयक या बिल कहलाता है। इसके बारे में हम चर्चा प्रीवियस क्लास में अपनी कर चुके हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन की हम जब बात करते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संविधान में ही क्या किया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि हमारे मूलभूत कानून या सर्वोच्च कानून में ही परिवर्तन कर दिया जाता है। क्लियर है? और यह परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि संविधान में ही परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संविधान संशोधन कहलाती है। और यह प्रक्रिया कहाँ पर पूरी होती है? संसद में पूरी होती है। और इसको पूरा करने के लिए इस विधेयक को बहुमत से या विशेष प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है। और इन बहुमत के प्रकारों पर दोस्तों हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, यानी कि संविधान में संशोधन की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संविधान संशोधन कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च विधि है या देश की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर किसी को मनमाने पूर्ण तरीके से, ठीक है ना, या अपनी इच्छा के अनुसार बदलने से रोकने के लिए संविधान में ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें उन विधियों को बताया गया है, उस प्रक्रिया को बताया गया है जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात की जाए, किसी को असीमित शक्तियां संविधान संशोधन में प्रदान नहीं की गई हैं। संविधान संशोधन के लिए ही पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में बताई गई है। क्लियर है दोस्तों? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में बताई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि इन आर्टिकल्स की हम जब बात करते हैं, आर्टिकल आपको 368 और भाग 20 के अलावा न्यायपालिका भी क्या करती है? यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाती है। और दोस्तों, जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के आज तक न्यायपालिका एक प्रहरी के रूप में या संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है। और जब भी इस प्रकार के संविधान में संशोधन होते हैं जो संविधान की मूल ढांचे को यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, तो न्यायालय क्या करता है? अपनी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? उस विधेयक को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकता है या कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ पर एक शब्द आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा क्या है। दोस्तों, संविधान में परिवर्तन एक सीमा तक किया जा सकता है, ठीक है ना, और वो सीमा कहाँ तक आती है? जब तक वो सीमा संविधान के मूल ढांचे को या बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करे। क्लियर है? और ये जो सीमा है मूल ढांचे की या बेसिक स्ट्रक्चर की, इसका निर्धारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जो समय समय पर संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो मूल ढांचा है उसको बताता, उसकी व्याख्या करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए संविधान संशोधन विधेयक, इस पर थोड़ा लिखते हैं और आगे समझते हुए चलते हैं। संविधान संशोधन, सबसे पहले हेडिंग डालिए, एक सब हेडिंग संविधान संशोधन।
संविधान में संशोधन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भारत के सबसे मूलभूत कानून अर्थात संविधान में ही परिवर्तन किए जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन संसद द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद में पर्याप्त बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पर्याप्त बहुमत का मतलब क्या है? आर्टिकल 368 के अलावा कई ऐसे आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा विधेयक या किस प्रकार का विधेयक किस बहुमत से पास होना आवश्यक है। तो वो पर्याप्त बहुमत हम आगे वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? क्या होता है दोस्तों? बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। क्लियर है? संशोधन या संविधान संशोधन की यह शक्ति असीमित या मनमानीपूर्ण नहीं होती है और संविधान स्वयं इस पर सीमाएं लगा देता है। अतः इस हेतु एक संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित है जो कि संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में बताई गई है। समय के साथ न्यायपालिका ने इस संशोधन की शक्ति पर अनेकों प्रतिबंध लगा दिए हैं जो कि मूल ढांचा सिद्धांत के तहत आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहलाती है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है ताकि किसी को असीमित और मनमानीपूर्ण तरीके से संविधान संशोधन करने से रोका जा सके। इसके अलावा भी न्यायपालिका भी क्या करता है? सक्रिय भूमिका निभाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा संविधान संशोधन। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है और सामान्यतः यह माना जाता है कि जिस चीज में परिवर्तन नहीं होता वह मृत प्राय होती है, यानी कि उसका भविष्य में या तो यश कम हो जाता है या उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों के द्वारा भारत की विविधता को देखते हुए ये माना जा सकता है कि जो भारत की विविधता को एकजुट रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? भारतीय संविधान करता है। और ऐसा शायद इसीलिए हो पाया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन या उसमें समय के साथ परिवर्तन की जो शक्ति है जो इसमें क्या करती है दोस्तों? नवीनता लाती है। शायद इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत के साथ जितने भी देश, कई सारे देश आज़ाद हुए थे और लगभग एक साथ सभी देशों के संविधान बन करके तैयार हुए थे। आज तक दोस्तों 70 सालों के बाद हम बात करते हैं तो कई सारे देश ऐसे रहे हैं जिनका संविधान कईयों बार बना और बिगड़ा है। लेकिन भारतीय संविधान की जो एक्सेप्टेंसी है, जो आपके पूरे के पूरे देश के लोगों का या जनहित की हम बात करते हैं, जो स्वीकारता है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। क्लियर है दोस्तों? तो भारतीय लोगों के द्वारा जो ईमानदारी से या जो सम्मान पूर्वक संविधान को देखा जाता है वो शायद समय के साथ साथ इसके परिवर्तन का स्वरूप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि कानून राष्ट्र के सर्वोच्च कानून को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बात करते हैं कि संविधान संशोधन में बहुमत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है ना? किसी भी विधेयक को पर्याप्त बहुमत से क्या होना पड़ता है? पास होना पड़ता है संसद के दोनों सदनों से। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बहुमत के प्रकार।
जब हम टाइप ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं, बहुमत के प्रकार की बात करते हैं, तो मोस्टली मेजर अपन बात करें तो 4 प्रकार के बहुमत हम बांट सकते हैं। सबसे पहला बहुमत है आपका सरल बहुमत, जिसको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है संपूर्ण बहुमत, इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहा जाता है। अगला आता है प्रभावी बहुमत, यानी जिसको कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और एक होता है आपका विशेष बहुमत, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुमत के प्रकार कितने प्रकार के हैं? बहुमत 4 प्रकार के, सरल बहुमत, संपूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। सबसे पहले हम करते हैं सरल बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी क्या है। दोस्तों जब सिंपल मेजोरिटी यानी कि सरल बहुमत की बात करते हैं, तो संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक यानी कि 50% से ज़्यादा लोगों का यदि अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी मेजोरिटी को, बहुमत को क्या कहा जाता है? सबका सरल बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक का बहुमत क्या कहलाता है? सबका सिंपल मेजोरिटी यानी कि सरल बहुमत कहलाता है। और सभी साधारण विधेयक यानी कि जितने ऑर्डिनरी बिल होते हैं, यह सिंपल मेजोरिटी यानी कि सरल बहुमत के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? पास किए या पारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि जो आपकी सिंपल मेजोरिटी है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सामान्य जो आपके साधारण विधेयक होते हैं यानी ऑर्डिनरी बिल होते हैं, वहाँ पर इस मेजोरिटी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धन विधेयक को पास करवाने के लिए इस मेजोरिटी का यूज किया जाता है। वित्त विधेयक को पास करवाने के लिए इस मेजोरिटी का यानी कि सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के लिए सिंपल मेजोरिटी यानी कि आपका सरल बहुमत का यूज किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए भी किसका बहुमत? सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए भी क्या किया जाता है? सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सरल बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं संपूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। संपूर्ण बहुमत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सदन के कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक यानी कि 50% से अधिक होना। क्लियर है? यहाँ पर संपूर्ण सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, जबकि सरल मेजोरिटी में या सरल बहुमत में हमने देखा था उपस्थित और मतदान होने वालों की हमने बात की थी। क्लियर है दोस्तों? दोनों में बेसिक अंतर समझते हैं। जब हम सरल की बात करते हैं यानी कि पहले सरल बहुमत, यहाँ पर कौन है? उपस्थित और मतदान करने वाले। सपोज करो दोस्तों कि जो राज्यसभा है वहां पर सदस्य संख्या कितनी है? 245। क्लियर है? लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन जो सदस्य संख्या थी वो कितनी है? केवल सदन में मौजूद थी 220। कितने सदस्य मौजूद थे उस समय? 220 जिन्होंने वोट किया। ठीक है, तो इसका आधा यानी कि 110 प्लस 1 111 मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। ये जो मेजोरिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सरल बहुमत कहलाएगी। लेकिन जब हम संपूर्ण बहुमत की बात करते हैं तो वहां पर उपस्थित और मतदान करने वालों से मतलब नहीं होता। क्लियर है? संपूर्ण बहुमत की बात करें हम, संपूर्ण बहुमत, तो सपोज करो दोस्तों जो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? यहाँ पर 543। 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की अगर हम हटा देते हैं तो कितनी सीटें बचती हैं? 543। तो यहाँ पे जो बहुमत रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 272 प्लस। क्लियर है? बहुमत कितना है? 272 का। क्लियर है? और अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना। क्लियर है? टोटल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना क्या कहलाएगा? कौन सी मेजोरिटी का बहुमत होगा? संपूर्ण बहुमत होगा।
अब जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो मेजोरिटी यूज की जाती है, क्लियर है, वो आम चुनाव के बाद सरकार बनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, या फिर राज्यों में विधानसभा की हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब चुनाव होते हैं आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बारी आती है तो कौन सी मेजोरिटी को यूज किया जाता है? संपूर्ण बहुमत को यूज किया जाता है, जिसमें आधे से अधिक यानी कि 543 का आधा आपको कितना होने वाला है दोस्तों? 272 सीट। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पॉइंट की हम यहाँ पर तुलना नहीं करते। क्लियर है? तो ये जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सरकार बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा बहुमत दोस्तों, प्रभावी बहुमत क्या होता है, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। इसको समझने के लिए दोस्तों सपोज करो कि राज्यसभा में जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं? तीसरे वाले की हम बात करते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, यहाँ पर सबसे पहले जो कुल सदस्य संख्या में से जो वेकेंट सीट होती हैं, यानी कि जो खाली सीटें होती हैं, उसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। सपोज करते हैं दोस्तों कि जो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है आपकी, सॉरी राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 245। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सपोज करो कि 45 सीट राज्यसभा में क्या है? वेकेंट है, यानी कि किसी कारण से खाली है, जिन पर चुनाव होने वाला है, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। तो उन 45 सीटों में से को क्या कर दिया जाएगा? इनमें से हटा दिया जाएगा। तो टोटल सीटें कितनी बचेगी? 200। वेकेंट सीटों को क्या कर दिया? टोटल सीटें जितनी थी उसको हटा दिया। अब यहाँ पर बात की जाए, 200 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, +1, यानी कि बात की जाए 101। ठीक है? जब हम प्रभावी बहुमत की बात करते हैं तो सदस्य संख्या में से जो वेकेंट सीटें रह गई हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्लियर है? और उसके आधार पर क्या निकाला जाएगा? मेजोरिटी निकाली जाएगी 50% + 1 के आधार पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए, प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव वेलोसिटी। यह किसी भी सदन की प्रभावी शक्ति के आधे से अधिक होगा। यह किसी भी सदन की प्रभावी शक्ति से आधे से अधिक होगा। प्रभावी शक्ति ज्ञात करने के लिए, प्रभावी शक्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले खाली सीटों को हटा दिया जाता है। सबसे पहले खाली सीटों को हटा दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां जहां संविधान में लिखा है सभी तत्कालीन सदस्य, कोट अनकोट कर लेना, सभी तत्कालीन सदस्य, जहां जहां संविधान में लिखा है सभी तत्कालीन सदस्य, उसका अर्थ है प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। कहने का मतलब क्या है कि संविधान में जहां कहीं भी लिखा हुआ है कि सभी तत्कालिक सदस्य, यानी कि वहां पर किस शब्द का या किस मेजोरिटी का उपयोग किया गया है? इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रभावी बहुमत, पूरी वेकेंट जो सीट थी उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रभावी बहुमत का जब हम उपयोग की बात करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, लोकसभा के स्पीकर को या राज्य विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति जो कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति या सॉरी आपके उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 66 के क्लॉज बी में लिखा हुआ है। तो प्रभावी बहुमत यानी कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम अगली, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं, विशेष बहुमत की जब हम बात करते हैं तो वे सभी बहुमत जो सरल बहुमत नहीं हो, संपूर्ण बहुमत नहीं हो, प्रभावी बहुमत नहीं हो,
यानी इन तीनों बहुमत के अलावा सभी प्रकार के बहुमत क्या कहलाते हैं? विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी कहलाते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसी मेजोरिटी जो ना तो सिंपल मेजोरिटी हो, ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, ना इफेक्टिव मेजोरिटी हो। इन तीनों के अलावा जो भी मेजोरिटी होगी, बहुमत होगा, क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विशेष बहुमत को चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 249 यानी कि अनुच्छेद 249, आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 यानी कि अनुच्छेद 368 का खंड 2, और आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। क्लियर है? ये आर्टिकल्स किस में माने जाते हैं? आपके स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत में माने जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। सरल बहुमत, सरल बहुमत, संपूर्ण बहुमत, सरल बहुमत, संपूर्ण बहुमत तथा प्रभावी बहुमत के अतिरिक्त, प्रभावी बहुमत के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बहुमत विशेष बहुमत कहलाते हैं। विशेष बहुमत कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 249, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 61। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आर्टिकल 249 यानी कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। दोस्तों जब हम आर्टिकल 249 की बात करते हैं तो यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की हम बात करते हैं। यानी कि आर्टिकल 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है ना, कितने सदस्य चाहिए? 2/3 सदस्यों का बहुमत क्या कहलाता है? आपका अनुच्छेद 249 में यूज किया जाता है। अब अनुच्छेद 249 में और यहाँ पर हमने जो सरल बहुमत पढ़ा था, इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर 1/2 यूज किया गया था, यानी कि 50% यूज किया गया था। यहाँ पे कितना यूज किया जा रहा है? 2/3। यहाँ पे क्या था? 1/2। क्लियर है? और आर्टिकल 249 जिसको हम विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में रखते हैं, वहां कितना यूज किया जा रहा है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य संख्या आपको यहाँ पर चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल 249 का यूज किया जाता है दोस्तों 7वीं अनुसूची से संबंधित कानून, विषय पर कानून बनाने के लिए जो भी संशोधन किया जाएगा वो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 249। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। क्लियर है? और राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए, जैसा कि अब पढ़ा हुआ है हमने कि राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के, आपका राज्यों की विधानसभा के पास। क्लियर है? और यदि ऐसे विषय पर जो राज्य सूची में है और जो अगर केंद्र सरकार उस पर कानून बनाना चाहती है, संसद उस पर कानून बनाना चाहती है, तो उसको राज्यसभा को 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। तो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की परमिशन उसको चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों भाई हम अब अगले आर्टिकल 368 की बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम अनुच्छेद 368 की बात करते हैं तो वहां पर 2/3 बहुमत के सदस्य और उसके साथ साथ सदन के 50% यानी कि आधे से अधिक सदस्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। यानी कि आपको आर्टिकल 368 की हम बात करते हैं तो 368 में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक, दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं? यहाँ पर लागू होती हैं। क्लियर है?
यानी कि अनुच्छेद 368 में लिख लेते हैं, आर्टिकल 368 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत, जिन्हें सदन की कुल सदस्य संख्या के, जिन्हें सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% यानी कि आधे से अधिक का बहुमत हो। ठीक है ना। तो आर्टिकल 249 में सिर्फ उपस्थित और मतदान होने वाले सदस्यों का 2/3 चाहिए था, और आर्टिकल 368 में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य तो चाहिए। उसके साथ साथ जो वैल्यू निकल के आएगी वो सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक होना अनिवार्य है। ये किसमें पढ़ा हमने? आर्टिकल 368 में। दोस्तों अब आर्टिकल 368 की जरूरत कहाँ पड़ती है? अनुच्छेद 368 की आवश्यकता होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जजों को पद से हटाने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए, कैग यानी CAG को पद से हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आर्टिकल 368 की आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आर्टिकल 368 की आवश्यकता होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 368 का क्लॉज 2, ठीक है ना, अनुच्छेद 368 का खंड 2। दोस्तों कुछ संविधान संशोधन इस प्रकार के होते हैं जो भारत के संघवाद को प्रभावित करते हैं। संघवाद का मतलब क्या है कि भारत के राज्यों को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हो? प्रभावित करते हो। ऐसे संशोधनों का आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के तहत क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। यानी ऐसे संविधान संशोधन जो संघवाद को प्रभावित करते हैं उनमें जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के खंड 2 के तहत किया जाता है, क्योंकि ये राज्यों को भी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब बात की जाती है कि इसमें क्या विशेषता है। आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है ना। आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब क्या है कि आधे से अधिक राज्य क्या हो? आधे से अधिक राज्यों से वह संशोधन पास होना आवश्यक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है, ये जो राज्यों से संविधान संशोधन का जो सहमति मिलनी है वो मिलेगी सरल बहुमत से। यानी कि राज्यों से तो कैसे पास होगा? सरल बहुमत से पास होगा। और संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 प्लस वो संख्या किससे ज्यादा होगी? 50%। ऑल ओवर सदस्य संख्या से कितनी होगी? 50% ज्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं कि 368 के क्लॉज 2 के द्वारा जो संविधान संशोधन यूज किया जाता है वो किस चीजों के लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में यदि संशोधन करना हो, ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आपको किस अनुच्छेद का उपयोग करना पड़ेगा? आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के तहत बताई गई संशोधन की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की भी भूमिका अहम होती है, तो आपको राज्यों से परमिशन लेना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर राज्य कहाँ से किस बहुमत से निकालेंगे? सरल बहुमत से अपनी परमिशन देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसी प्रावधान में परिवर्तन करना हो उसके लिए राज्यों की आवश्यकता होती है। हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान में परिवर्तन करना हो तो 368 के क्लॉज 2 के तहत प्रोविजन यूज किया जाएगा। केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा उससे संबंधित कोई परिवर्तन करना हो
वो भी अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत होंगे। और इसके अलावा अनुच्छेद 368 में स्वयं यदि परिवर्तन करना हो, ठीक है ना, यानी कि यदि अनुच्छेद 368 में ही परिवर्तन करना हो तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में बताई गई प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 प्लस 50% से अधिक होना चाहिए सदन की सदस्य संख्या का, और आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। और वो अनुमोदन किसके द्वारा कैसे मिलेगा, सरल बहुमत से उन राज्यों की विधानमंडल से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 61 यानी कि विशेष बहुमत का चौथा प्रकार, अनुच्छेद 61। दोस्तों जब हम अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ध्यान में आती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहलाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और उसको पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों से बहुमत उसको प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों का बहुमत, ठीक है ना। वहां पर उपस्थित और मतदान करने वालों से काम नहीं चलता, ठीक है ना। कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों को क्या चाहिए, वहां पर बहुमत चाहिए होता है, तब आप राष्ट्रपति के महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर चारों प्रकार की विशेष बहुमत हमने देख लिए। आर्टिकल 249 देख लिया जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 प्लस उसकी संख्या ऑल ओवर सदस्य की जो संख्या है कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना चाहिए। आर्टिकल 368 में क्या था कि आपका आर्टिकल 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 चाहिए। आर्टिकल 368 में क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्य संख्या का 2/3 प्लस संपूर्ण सदन की सदस्य संख्या का आधे से अधिक। और आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस आधे से अधिक भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। और राज्यों में किस बहुमत से पास होगा, सरल बहुमत से, ठीक है। और आर्टिकल 368 में क्या था, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। आई होप ये चारों के चारों विशेष बहुमत आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने सरल बहुमत भी समझ लिया, संपूर्ण बहुमत भी समझ लिया और प्रभावी बहुमत भी समझ लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ये तो हमने देखा संविधान संशोधन के लिए बहुमत की जरूरत है, किस बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है वो संसद की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। और इसको दोनों ही सदनों से पास होना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यानी लोकसभा से यदि पहले पेश किया गया है तो लोकसभा से पास होकर कहाँ पहुँचेगा, राज्यसभा में। पास कैसे होगा, इन सभी बहुमत के प्रकार में से किसी एक के द्वारा। क्लियर है, राज्यसभा से भी पास होगा, फिर कहाँ जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। यहाँ पर एक चीज बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती सदन में पेश करने से पहले। क्लियर है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। और जब एक बार सदन में पेश करके और पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति अपनी परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसा आर्टिकल आपके 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा कर दिया गया इंदिरा गांधी जी के समय में, ठीक है ना। यानी कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है, वो उसको वीटो नहीं कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं
कि उसको दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसकी अनिवार्यता क्या है, आवश्यक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट था कि संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पास करवाने के लिए सरकार के कहने पर भी संयुक्त बैठक को लेकर के नहीं आ सकता, ठीक है ना। हमने पढ़ा था आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108 में किसकी व्यवस्था की गई है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक केवल किसके लिए बुलाई जा सकती है, ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक के लिए, दूसरा वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल के लिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हमने समझा था। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि इन आर्टिकल्स के अलावा, विशेष बहुमत के अलावा कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं जिनको संविधान संशोधन टेक्निकल रूप से नहीं माना जाता, ठीक है ना, जिनको संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा नहीं माना जाता। अब आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 और अनुच्छेद 239 यानी कि आर्टिकल 239, ये चार ऐसे आर्टिकल हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 यानी कि 3 अनुच्छेद 3, आर्टिकल 169 यानी कि अनुच्छेद 169 और आर्टिकल 239 यानी कि अनुच्छेद 239। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 की बात की जाए तो नए राज्यों के सृजन या उनकी सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 169 यानी कि 169 दोस्तों किसी राज्य में राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन यानी कि विधान परिषद को बनाना या उसको खत्म करने से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 239 की जब हम बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन इसके तहत किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे अनुच्छेद थे दोस्तों कि भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों को साधारण विधेयकों के माध्यम से संशोधित किया जाता है, ना कि संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से संशोधित किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी तक जो टोटल संविधान संशोधन हो चुके हैं वो 104 हैं। कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 104। पहला संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 1951 में, 1951 10 मई यानी कि 10 मई 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था और आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों संविधान संशोधन की जो सीरीज है उसमें मैं दोस्तों आपको नॉलेज बूस्टर सीरीज में लेकर के आऊँगा, जिसमें सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।